So, welcome, sir, today on Krishna Talks. Today we are here with very esteemed and seasoned professional from MNCs, Dr. Uday Nirgudkar. His profile talks about political marketing. Politics, marketing, very interesting. Let's talk on Krishna Talks with Uday Nirgudkar ji. Sir. Thank you for inviting me on Krishna Talks. Sir, what inspired you to choose political marketing as a career for your self-growth and development? It was way back in 1988-89 when I graduated and did my MBA, and I got a fantastic job in Tata's, and I was then promoted to become branch manager in Pune. So evening used to be free, and I had this fetish to read, and I used to read a lot. And then I read two books, Selling of President and Making of President. अमेरिका के अध्यक्ष का जो चुनाव है वो चुनाव मार्केटिंग के ढंग से कैसे लड़ा गया, इसके ऊपर की वो किताब थी, तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने उसके ऊपर एक 6 पन्ने का नोट लिखा, एंड आई यूज्ड टू गो फॉर अ ब्रेकफास्ट लाइक वी ऑल बैचलर्स टू वन रेस्टोरेंट. सो इन फ्रंट ऑफ दैट देयर यूज्ड टू बी ऑफिस ऑफ अरविंद लेले, बीजेपी के पार्षद थे, तो उनको मैंने दे दिया, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा ये, एंड ही सेंड इट टू मिस्टर अडवाणी, एंड अडवाणी जी देन इनवाइटेड मी एंड कि आप आइए और इसकी थोड़ी और चर्चा करते हैं. दैट्स हाउ आई वेंट टू दिल्ली, और वहाँ पे प्रेजेंटेशन हुआ और ओपिनियन पोल करने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला. मैं और मेरे जो MBA के टीचर थे उनको मिला, और हमने 75 कॉन्स्टिट्यूंसी, 16 क्वेश्चंस, 6 वेरिएबल्स, सो 75 constituencies multiplied by 16 questions multiplied by 6 variables multiplied by 2000 respondents per constituency, and all this data entry हाथ से किया था because there was no computers in those days. So having done that, I thought that this is to be applied on a larger scale in India, in Indian politics. So I left my high-paying job. Fortunately, I had a chauffeur-driven car from day one in my life. तो वो सब छोड़ के मैंने PhD रजिस्टर करी, मार्केटिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. दैट वाज वे बैक इन 1989 when there was no Dorab Roy, no Prannoy Roy, no Dorab Supariwala, nothing, no प्रशांत किशोर, कोई नहीं था उस वक्त. मैंने इसके ऊपर डॉक्टरेट करी है. तो पुणे यूनिवर्सिटी ने 18 महीनों के 9 महीने के बाद शायद मुझे बता दिया कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता, सो योर PhD रजिस्ट्रेशन स्टैंड्स कैंसल्ड. अच्छा. तो मेरे ऊपर तो आसमान गिर पड़ा कि मैंने एक अच्छी नौकरी भी छोड़ी थी और ये भी हाथ से चला गया था. फिर यूनिवर्सिटी के साथ लंबी डिबेट हुई, और फाइनली आफ्टर इयर्स दे एक्सेप्टेड दिस एज ए सब्जेक्ट. तो मेरा थीसिस तैयार था, तब तक मैं एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर बना हुआ था, और मैं कहीं जाने वाला था. मेरा थीसिस सबमिट करने के लिए मेरे रूम में रखा हुआ था, वो वैसे ही था, और उस वक्त फ्लॉपीज थी, वो बड़ी वाली फ्लॉपीज, आज पहचानेगा भी नहीं, ऐसे ब्लैक कलर की डिस्क थी. वो सब एक जगह पे था, और मैं कंपनी के काम के लिए मैं बोला आने के बाद ये सबमिट कर दूंगा थीसिस PhD के लिए. तो मैं चला गया, और उसी रात तो वो ऑफिस में आग लग गई और मेरा सारा रिसर्च बर्बाद हो गया, जल के खलास हो गया. फिर मेरा मूड चला गया, मैं बोला क्या करे यार. फिर मैं ऐसे ही उसके ऊपर रिसर्च चालू रखी थी, लेकिन PhD का कुछ बात नहीं हो रही थी. तो फिर 2004 में जाके, जहाँ मैं एक कंपनी का CEO था, IT कंपनी का, और थोड़ा विदेश घूम चुका था, और किस्मत ऐसी थी कि जिस देश में जाता था, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, जर्मनी हो, वहाँ पे उसके चांसलर के या राष्ट्राध्यक्ष के या प्राइम मिनिस्टर के चुनाव होते थे, तो उसकी पढ़ाई होती थी. महाराष्ट्र में और भारत में जिस राज्य में जाता था वहाँ राज्यों के चुनाव होते थे. अच्छा, डिकेड ऑफ 90s had 4 लोकसभा इलेक्शंस, 91, 96, 98, 99. तो चारों के ऊपर मेरे जो प्रेडिक्शंस थे वे ऑन द बुल्स आए. तो मेरी इतनी पढ़ाई हुई थी कि आप कोई भी उस वक्त इतनी पढ़ाई हुई थी कि 543 में कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी आप मुझे बताओ तो उसका पूरा एनालिसिस मैं आपको दे सकता था. अच्छा. इतनी पढ़ाई हुई थी, लेकिन वो मेरा उत्पन्न का जरिया नहीं था, कमाने का जरिया नहीं था. आई वॉज अ वेरी हैप्पी डूइंग इन IT इंडस्ट्री. तो 2004 में
प्रमोद महाजन जी जो आईटी मिनिस्टर थे उस वक्त, उनके साथ मैं बहुत घूमा. I went to Brazil, I went to Vietnam as a part of the IT ministry delegation, China. तो एक बार वो बोले कि ये तुम्हारा PhD important है, why don't you start? तब मैं एक गोदरेज के कंपनी का CEO था, अच्छा, ज्वाइन कर चुका था. तो मैंने 2 साल की बाकायदा एक जिसको स्टडी लीव बोलते हैं कॉर्पोरेट करियर से ले ली, और मैंने वो मेरी PhD फाइनली कंप्लीट करी 12 साल 13 साल की मेहनत के बाद. सो दैट्स हाउ इट्स जर्नी स्टार्टेड विद ए पैशन कि ये एक साइंस है जहाँ मार्केटिंग के टूल्स, टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, मॉडल्स, प्रोग्राम्स, स्ट्रेटजीज कैन बी अडॉप्टेड फ्रॉम कंज्यूमर मार्केटिंग टू पॉलिटिकल मार्केटिंग. सो मार्केट रिसर्च बिकम्स ओपिनियन पोल, प्रोडक्ट पोजिशनिंग बिकम्स कैंडिडेट पोजिशनिंग और पार्टी पोजिशनिंग. तो ये सारा मैंने इंटररिलेट किया 35 साल पहले किया हुआ है, जब कोई टेलीविजन इतना नहीं था, न्यूज चैनल्स भी नहीं थे. तब ये सब मैंने पढ़ाई करके फिर इसके ऊपर किताब लिखी, और जिस यूनिवर्सिटी ने मुझे PhD रजिस्ट्रेशन करने से नकार दिया था, उसने उसी किताब को बाद में जाके रेफरेंस बुक ले लिया मेरी. तो ये कहानी है. तो बड़ा मजा आया ये सब करते हुए. हिंदुस्तान घूमा, almost 2/3 of the parliamentarians I met at that time. Almost 15-16 states I moved and talking to people के whom they vote, why they vote, what are the motives, क्या चलता है क्या नहीं चलता है, ये सब बातें. बड़ा मजा आया ये सब करते हुए. पॉलिटिकल मार्केटिंग मैं जब खुद आपसे सुनी थी, आपका बायोडेटा पढ़ रही थी, पॉलिटिकल मार्केटिंग इट सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. कहाँ से आया, ये है क्या, ये फील्ड आज भी है क्या एग्जिस्टेंस? सो आई वॉज रियली थ्रिल्ड टू आस्क टू यू अबाउट इट. कैन यू ब्रीफ मी, लाइक आज भी पॉलिटिकल, as when we were doing management, we were told that, we were explained that, you know, कि politics and power goes hand in hand. ठीक है, आप अगर MNCs में है या कोई कंपनी में है, काम कर रहे हैं, so how politics influences the workforce? Like, does politics influences marketing strategies also? Does it influences sales? Politics as a subject, it is often misunderstood. पॉलिटिक्स माने कुछ डर्टी चीज है, पॉलिटिक्स गंदा है, ये. और often it happens because of the behavior of the people, because the way they have misused this concept. Politics per se is not bad. It's there. It was there during the time of Arya Chanakya also. But how you employ it to the betterment of the people, अगर ये नहीं होता है और खुद के फायदे के लिए अगर होता है, स्वार्थ के लिए होता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए होता है, तो वो गलत राह पे चला जाता है. हर कंपनी में ये होता है, हर घर में ये होता है, हर जगह पे ये होता है. बेटरमेंट के लिए होता है. It's the question, how do you handle it? How do you cut it to size and make it useful for the people? That's what it is more important. आज क्या हुआ है? आज पॉलिटिक्स का इस्तेमाल, पॉलिटिक्स माने अपॉर्चुनिज्म, पॉलिटिक्स माने चुनाव, पॉलिटिक्स का एक जो अभिन्न अंग है जिसको हम गवर्नेंस कहते हैं, डिलीवरी मैकेनिज्म कहते हैं, आखिरी आदमी के उम्मीदों को उजागर करना, उसके सपने को साकार करने के लिए मेहनत करना, परिश्रम करना, ये सब भूल गए हैं. और सिर्फ आए तो चुनाव जीतना है, किसी भी हालत में जीतना है, कुछ भी करके जीतना है, तोड़ना है, मरोड़ना है, जो भी है करना है, झूठ बोलना, ये सब ये अर्थ नहीं है. और जिस धरती ने जनतंत्र को जन्म दिया है, हिंदुस्तान ने जनतंत्र को जन्म दिया, आर्य चाणक्य के ग्रंथों में उसका उल्लेख है, जानपद जो लिखा गया है हमारे यहाँ, वो उसी का तो देन है. तो यहाँ तो कम से कम ये जो गंगा है जो प्रदूषित हुई है राजनीति की, उसे शुद्ध किया जाना चाहिए. और मुझे लगता है कि ये रिफॉर्म्स चालू हो गए हैं. अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा तो और भी इसमें ज़्यादा सुधार होंगे. अभी इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स तो हो गए, बहुत सारी जगह पे जो पहले चुनाव की प्रक्रिया में धांधली होती थी वो बंद हो गई. ईवीएम के ऊपर कितना भी आप बोलो, लेकिन ईवीएम हैक नहीं हो सकता, ईवीएम माल प्रैक्टिस नहीं हो सकता, ये भी तय, ये भी अपने यहाँ सामने आ गया है. तो धीरे धीरे ये सारे रिफॉर्म्स अपने यहाँ आ रहे हैं, विच आर बेटरमेंट फॉर द डेमोक्रेसी. And that is the best thing which has happened. You see, India is the only country in Southeast Asia where democracy has thrived and survived. अपने आजू बाजू देख लीजिए, श्रीलंका में क्या हुआ, बर्बादी हो गई.
डेमोक्रेसी है नहीं। हाँ। म्यांमार में नहीं है। हाँ। बांग्लादेश की बात ही मत पूछिए। पाकिस्तान में तो मालूम नहीं प्राइम मिनिस्टर अंदर है कि बाहर है। तो बाकी के सारी जगहों पे ये जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में। इवन जापान में कई साल वहाँ पे मिलिट्री का राज था। तो ये एक ही देश है जो इतनी विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन इसकी एक आत्मा है, एक अंतर्मन की आवाज है जो डेमोक्रेटिक है। तो मैं ये मानता हूँ अगर दुनिया को कहीं से सीख मिलने वाली है, ज्ञान की सीख, तो वो यहीं से मिलेगी, क्योंकि यही देश है जिसने दुनिया को अपने आप से उठकर, अपने आप से आगे जाकर समाज के बारे में सोचने का एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र खोला था, जबकि तक्षशिला और नालंदा भी थे। तब से ये सब सिखाया जा रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि इसी देश से कैपिटलिज्म जब फेल हो रहा है, कम्युनिज्म जब फेल हो रहा है, तो बेनिवोलेंट लीडरशिप का, समाज ट्रस्टीशिप का एक बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का बड़ा उदाहरण इसी देश से आता है। जी। तो आपके हिसाब से अगर एंटरप्रेन्योर्स, आज के जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो पॉलिटिकल मार्केटिंग को किस तरीके से मर्ज करें, ताकि उनको क्या एडवाइस देंगे आप, किस तरीके से वो ग्रो करें? हाँ। पॉलिटिकल मार्केटिंग पर से यूजफुल इन इलेक्शंस, बिकॉज दैट इज ट्रांसपोर्टिंग मार्केटिंग फंडामेंटल्स फ्रॉम कंज्यूमर मार्केटिंग टू पॉलिटिकल मार्केटिंग। तो पर से ये कंज्यूमर मार्केटिंग ही है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स को हमने एक रूप दिया है जो यहाँ पे यूजफुल है। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले हम मार्केट रिसर्च करते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, नीड क्या है लोगों की, किस भाव में खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, कितने क्वांटिटी में खरीदेंगे, क्या चैनल पार्टनर से खरीदेंगे। तो यही सब चीज़ हम ओपिनियन पोल पे करते हैं कि आपका कैंडिडेट कैसा हो, क्या हो, पढ़ा लिखा हो, क्या काम करना चाहिए, किस मुद्दे पे आइडेंटिफाई, आपकी समस्याएं क्या है। तो पर से पॉलिटिकल मार्केटिंग may not be useful because by definition political marketing, elections and political marketing is an NGO. It's a non-profit sector. And what we are talking MNC is a profit sector. तो फिलिप कोटलर और उनकी सारी जो थियरीज हैं वो प्रॉफिट सेक्टर MNC को एम्प्लॉय होती है। ये वही है, इट्स अ क्रिएटिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम प्रॉफिट सेक्टर टू नॉन प्रॉफिट सेक्टर। अच्छा, अभी जैसे अभी यंग जनरेशन्स है, अभी MBA कर लिए हैं, हाँ, और उनको काम पर लगा दिया गया। दे वेंट टू अ पर्टिकुलर, दे जॉइंड अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, अ कंपनी। अभी वो जाते ही कभी कभार आजकल बहुत शिफ्ट ऑफ जॉब है, मतलब दे आर नॉट स्टेबल एट अ प्लेस। वो इवन नॉट इवन ए ईयर दे वुड लाइक टू स्टे इन अ प्लेस। जनरली होता है बिकॉज, तो किसी से पूछो तो क्या है कि अरे ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स था, इट्स सो स्ट्रेस वर्दी, टॉक्सिक था, हाँ, टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो नहीं रहा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के अलग से एक उनके लिए ट्रेनिंग होता है। तो ये जो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का होता है। देयर आर सो मेनी मैनेजमेंट वेज टू हैंडल द एम्प्लॉयज़, मतलब जो भी स्टाफ है उसको। तो व्हाट डू यू से, लाइक इनको ये जानकारी होना ज़रूरी है कि लाइक दे शुड बी कंडीशन। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखो पुराने ज़माने में या 20-25 साल पहले हमारे यहाँ जॉइंट फैमिलीज होती थी जी, और जॉइंट फैमिलीज में चाचा चाची वगैरह सब साथ रहते थे, उनके बच्चे साथ रहते थे, घर में 3-4 बच्चे होते थे, एक साथ पढ़ते थे। तो उनके साथ शेयरिंग करना, उनके साथ रहना, उनकी केयर करना, उनसे झगड़ना, लेकिन फिर भी उनके साथ रहना, ये सारा चलता था। लेकिन आजकल क्या हुआ, अकेला लड़का है, अकेली लड़की है, और देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गया है। तो 4 प्रॉब्लम है, एकाकी महसूस करते हैं, और उनको लगता है कि जो भी कुछ बुरा हो रहा है वो मेरे साथ ही हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा है। और पक्षपात की भावना आ रही है कि ये मुझे नहीं मिला, उसको मिला, तो इसका मतलब है कुछ उसने जुगाड़ लगाया होगा, मेहनत के ऊपर भरोसा नहीं है जी। और इसकी वजह से एक निराशा मन में आती है, और कई बार तो इसके चलते हुए कुछ बच्चे ड्रग का सहारा लेते हैं या खुद को मौत के हवाले भी कर देते हैं। ये बहुत आम बात है, बहुत, या कोई व्यसन लग जाता है, जैसे कि शराब की लत लगती है या ऐसा कोई लगता है। मुझे लगता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ फैमिली अपब्रिंगिंग एंड शुड बी अ पार्ट ऑफ कॉलेज एजुकेशन। हमारे अगर
पुरखों ने लिखा हुआ ज्ञान अगर आप देखें, कौटिल्य का देखेंगे, संत रामदास का देखेंगे, ज्ञानेश्वर का देखेंगे, तो इन सब में इसको कैसे हैंडल किया जाता है, इसके ऊपर बहुत सारा ज्ञान लिखा गया है। और मुझे लगता है कि ये हम उनको सिखाना चाहिए कि जीवन में कोई भी आदमी का जीवन ऐसा नहीं होता कि जिसमें कोई दुख ना हो, जिसमें कोई परेशानी ना हो। हमारे आदर्शों को ही देख लीजिए, प्रभु राम जी क्या बायोडाटा है बताइए मुझे। एक संपन्न राजा के घर में पैदा हुए और फिर उनको वन में भेजा गया पढ़ाई करने के लिए। वो पढ़ाई से वापिस आते हैं दुल्हन को लेके, तो उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, तो सौतेली माँ कहती है कि मेरे बेटे का राज्याभिषेक होगा, इसको वनवास भेज दो। 14 साल वनवास में है, बीवी का बिछड़ जाना है, उसके लिए जान पे लड़के वो बीवी को घर पे ले आना है, वो पेट से है। और कोई कहता है कि ये उसके घर पे रही थी तो उसके चाल चलन चरित्र पर संदेह पैदा होता है, तो फिर उसको घर से निकाला जाता है और फिर विरह में अकेले रहते हैं। वही भगवान कृष्ण का है। पैदा हुए किसके घर, पैदा हुए कहाँ, जेल या कोई जगह है, मैटरनिटी वार्ड है पैदा होने का। फिर पैदा होने के बाद कोई एक राक्षसी आती है जो उनको मारने की कोशिश करती है, फिर कालिया नाग मारने की कोशिश करता है। ये पूरा उनकी जिंदगी अगर आप देखें, उनका तो बचपन से ये सब स्ट्रेस है। कभी शिवाजी महाराज को देखा है क्या? 50 साल की जिंदगी में 16 वर्ष की आयु से उस आदमी ने 38 लड़ाइयाँ अपने बंदों के खिलाफ लड़ी है। तो क्या उनका स्ट्रेस लेवल फ्रस्ट्रेशन होगा कि अरे मैं किसके लिए हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर रहा हूँ, ये मेरे कुल, उनका सर ना मंबाजी भोसले उनके चाचा थे, उनके खिलाफ उन्हें तलवार निकालनी पड़ी। तो ये सब इनसे हमको सीखना चाहिए, इनकी सीखें हमको बच्चों को बतानी चाहिए कि देखिए इन लोगों ने खुद को कैसे हैंडल किया, कितने स्ट्रेस से गए। अफजल खान की मुलाकात हो, या पावन खिंड की लड़ाई हो, या फिर औरंगजेब के दरबार से निकलना हो, बहुत सारी चीजें थी। तो इससे प्रेरणा हमको लेनी चाहिए। हम ये नहीं कहते, और बच्चे क्या हो गया है आजकल, सब फास्ट हो गया है। रील 10 अभी T20 नहीं चल रहा है, T10 का मैच चल रहा है। उसके बाद तो मेरे को लगा अभी टॉस पे ही गेम हो जाएगा कि टॉस पे ये जीत गई, ये टीम जीत गई, उसको 10 करोड़ दे दो। ये लेवल पे अपन आ गए हैं। एक लॉन्ग टर्म कुछ करना, उसके लिए प्रयास करना, उसके लिए करना। अभी वो कई सारे म्यूजिक रियलिटी शोज में बच्चे गाना गाते हैं, मुझे हंसी आती है। वो गाना छोड़ के उस राग का अगर दूसरा कोई गाना दे दे यमन का, तो उनको नहीं आएगा, क्योंकि वो उसी गाने का उसी मुखड़ा तैयार करके आए हैं, और वो चाहते हैं कि इमीडिएटली उनको शोहरत मिले, पैसा मिले। और माँ बाप को लगता है एक रात में मेरी लड़की लता मंगेशकर बनती है। ऐसे नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। रियाज क्या होता है, सालों साल की मेहनत क्या होती है। पुणे में एक म्यूजिक प्रोग्राम को मैं गया था, कि शास्त्रीय संगीत का चहेता हूँ, बहुत बार जाते रहता हूँ। तो रात देर हो गई, दूसरे दिन सुबह जरा देर से उठे, तो हम गए पंडित भीमसेन जोशी के घर पे। मेरा जो दोस्त था वो उनका करीबी था, तो बोले कि वो रियाज कर रहे हैं, तो रियाज के वक्त वो डिस्टर्ब नहीं होने देते। मेरा दोस्त क्योंकि उनका करीबी था, वो अंदर गए, तो मैं भी उनका पकड़ के अंदर गया और देखा तो पंडित जी रियाज कर रहे हैं और सुबह के राग गा रहे थे। तो फिर रियाज खत्म हुआ तो हमारा मन ललचाया, बोले पंडित जी ये चीज़ सुनाइए, ये सुनाइए, ये सुनाइए। तो उनका जो कोई रिश्तेदार था वो बीच बीच में अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तो एक बार उन्होंने रोक लिया, बोले क्या है, क्यों अंदर आ रहे हो? तो बोले पंडित जी दिल्ली से फ़ोन है आपके लिए, बहुत बार आ रही है, जरा ले लीजिएगा आप। तो बोले दे दो यार। तो उसने ले लिया फ़ोन और हाँ ठीक है, थैंक यू, हाँ जी करके दे दिया। वापस रियाज चालू हो गया उनका। फिर आधे घंटे के बाद रियाज खत्म हुआ तो बोला चाय लेके आ जाओ। तो कोई जो उनका असिस्टेंट था वो आया और अच्छा सा कोई एक जब्बा जिसको कहते हैं वो लेके आए, नेहरू शर्ट के, आप ये पहन के बाहर आइएगा, क्योंकि बाहर सारी मीडिया आके बैठी हुई है। तो हमने पूछा मीडिया क्यों आई है? तो बोले पंडित जी ने बताया नहीं आपको? मैं बोला नहीं, क्या क्यों हो गया? तो बोले जो फोन था वो फोन पे बताया गया कि आपको भारत रत्न मिल गया है। तो मैंने पूछा पंडित जी आपने बताया नहीं? तो बोले रियाज चालू था, रियाज इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न नहीं। रियाज है इसके लिए भारत रत्न है।
कितने लोग ऐसा रियाज कर सकते हैं बताइए मुझे। जी जी। रोज 12-12 घंटा सिर्फ सा लगाना, एक राग का रियाज करना, इसी को तपस्या कहते हैं। और इस तप से जो मिलता है, जो कभी छोड़ के नहीं जाता। तो हमको इसका ज्ञान हुआ ही नहीं है। हमको तो इंस्टेंट 2 मिनट नूडल वाला जिंदगी चाहिए, तो 2 मिनट में मिलता है तो 2 मिनट में चला जाता है। तो ये हमको सिखाना होगा कि तुम्हें इसके ऊपर मेहनत करनी होगी, और बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, बहुत कठिनाइयों से गुजरना होगा। चाइना में मैं काम करता था तो वहाँ पे एक प्रोवर्ब थी, बहुत अच्छी प्रोवर्ब थी, मे यू लिव इन टर्बुलेंट टाइम्स। तुम्हारी जिंदगी उथल पुथल भरी हो, ताकि नीचे से ऊपर आना और ऊपर से नीचे जाते वक्त भी मन के विचलित न होना, ये अपने आप में बड़ा योग है। और योग की भूमि से ही इसका ज्ञान आ सकता है। तो मैं ये मानता हूँ, अगर हम इस धरती के धरोहर को बच्चों तक पहुँचाएंगे, फैमिली सिस्टम, फैमिली वैल्यूज को अच्छे रखेंगे, तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी इशू इन हैंडलिंग स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिला हम लोगों को, और बहुत सारा कुछ पूछना है, और मैं एक्चुअली ब्लैंक हो गई कि सारे क्वेश्चंस एक साथ धरे के धरे रह गए। आपने तो इतना कुछ बता दिया। सर, एक बात और रहेगा कि ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं और आजकल का कुछ ना कुछ आइडिया के साथ आ रहे हैं, बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़, जो स्टार्टअप चल रहा है, स्टार्टअप स्वदेशी। आपने तो स्वदेशी मूवमेंट के लिए कुछ आपका कंट्रीब्यूशन भी है, मैंने आपके बायोडाटा में रीड किया तो पता चला। अब ये जो स्वदेशी है और इसको एक इंटरनेशनल मार्केट पे पहुंचाना है, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म खड़ी करनी है, नेशनल प्लेटफॉर्म पे भी एकदम एक्सेलेंस अपने को देना है, क्योंकि हम ऑलरेडी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ कर चुके हैं। अब उनको बीट करना है तो हमें भी एक स्टेप अहेड होना है। ये जो स्वदेशी चीज़ें हैं, इनका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इनकी सर्विस, इनकी डिलीवरी जो है, इनका मार्केटिंग, इनका स्ट्रैटेजीज प्लान करना होता है। तो सर, ये आप बहुत प्रोफेशनल हैं, आप बहुत ट्रेंड हैं। ये बच्चों को किस तरीके से हम ग्रूम करें, किस तरीके से कंडीशनड करें कि वो इस चीज़ों को समझ सके कि मतलब ग्रास रूट से उनको बढ़ना है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहिए। हाँ। कितने लोग MBA के टाइम रूरल मार्केटिंग की पढ़ाई करते हैं। हमारे गांव, हमारे देश में यात्राएं और जत्राएं रहती है, वीकली बाजार रहते हैं। हाँ। ये वीकली बाजार में लेन देन कैसे होता है, क्या खरीदते हैं, किस चीज के लिए क्या खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, वो खरीदते वक्त उसका दिमाग कैसे चल रहा होता है, ये सारी चीज आपको वहां जाके एक देहाती बन के सीखना होगा। ये सब मैंने बहुत किया है। मैंने बहुत टाइम बिहार में बिताया है। मैं हर 5 साल बाद मैडम मैंने करियर चेंज किया है। जी जी। पहले शिपिंग में था, बाद में ऑफिस ऑटोमेशन में आया, फिर मैं CEO बना तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, फिर एजुकेशन कंसल्टिंग कंपनी का CEO बना। आई टुक दैट कंपनी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, लिस्टिंग इट ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज एंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। आई ट्रैवल्ड टू अबाउट 62 countries. America itself was 86 times in last 20 years. China कुछ 20-22 बार गया हूँ, जापान बहुत बार गया हूँ, and then I became CEO of a call center, which is completely different, which is IT enabled services, which is business process outsourcing. और इतना तो पढ़ाई भी नहीं किया आपने। और उसके बाद I became one fine day, मुझे बोला गया कि आप आज से मीडिया कंपनी के करता धरता हो, तो चलो शाम को वक्त मेकअप करके टीवी के सामने बैठ जाओ, और those who are in this field for 20-25 years, उनके साथ लड़के आपको नंबर 1 बनना है। और 3 महीने में नंबर 1 बन गया मैं। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन। और उसके बाद ये सब मैंने छोड़ के जब बिजली उत्पाद के क्षेत्र में मैं गया, तो मुझे कुछ मालूम नहीं था बिजली कहाँ से आती है, तो बटन दबाने के बाद आती है, और क्या मालूम होता है दूसरा। फिर जब पहले बिल आया मेरे पास एज ए चेयरमैन ऑफ द कमिटी टू सैंक्शन, वो साला 120 करोड़ का बिल था। मैं बोला यार मैं ये सब कर रहा हूँ, कहीं गलत हो गया मेरे से तो बीवी को वो खाने का डिब्बा लेके जेल में आना पड़ेगा, क्योंकि तेरे शोहर को अंदर डाला। तो मैं बोला ये नहीं हो सकता। तो मैंने BE हाइड्रो इलेक्ट्रिक के किताब खरीद ली, और यू वोंट बिलीव 12-12 घंटा मैं कुर्सी से उठा नहीं, वो पढ़ा। अच्छा। और फिर मैंने एक प्रोफेसर को बोला आप मुझे पुराना पेपर दे दो, वो मैंने किया। बोले आपको 68% मार्क मिले हैं। अच्छा। यू कांट टेक मी राइड ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिक।
हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ओके, पावर जनरेशन के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत पढ़ा मैंने। वही जब मीडिया में गया तो मुझे मालूम नहीं था कैमरा कैसे होता है, क्या होता है, लाइट इल्यूमिनेशन क्या होता है, एंगल कैसे होते हैं, क्या होता है। मैंने कहा ये 3 महीने है बॉस तेरे पास, अगर सीखना है तो दम है, अगर मर्द है तो लड़ ले, नहीं तो छोड़ के जा, तेरी औकात नहीं है फिर। और 3 महीने में नंबर 1 बन गया। तो यू हैव टू, उस वक्त मुझे मालूम था कि मैं 18 घंटा ऑफिस में रहता था फिजिकली, और ये सब सीखने के लिए। सब नए नए जर्नलिस्ट थे, तो 10-12-15 साल के एक्सपीरियंस थे, हम तो बिल्कुल नए थे। हमको तो मराठी की विधानसभा का ये भी मालूम नहीं था। तो वहाँ से हमने शुरुआत करी, और जब मैंने उस फील्ड को छोड़ा तो मेरे साथ 1200 जर्नलिस्ट काम कर रहे थे, और किसी की भी कोई कंप्लेंट नहीं थी। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हार्ड वर्क, एब्सोल्युटली हार्ड वर्क। एंड लाइफ इज, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एब्सोल्युटली लाइफ। जो आज मैंने कॉन्वोकेशन में कहा, व्हाट यू कैन कैरी इज नॉट डिग्री, व्हाट यू कैन कैरी इज अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंटशिप, लर्निंग। क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती जाएगी। एआई का इम्पैक्ट क्या होगा मालूम नहीं। अब देखिए 1998 में अगर कोई कहता कि एक न्यूज चैनल होता है, ऐसा उसका इम्पैक्ट होता है, कोई विश्वास करता था क्या? उस वक्त तो कुछ नहीं था। आज सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। 2017 में कोई बोलता था कि अरे सोशल मीडिया बहुत बढ़ेगा। आपको मालूम है ये जो सोशल मीडिया का एड रेवेन्यू है, दैट हैज सरपास्ड द कंबाइंड एड रेवेन्यू ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक। बेचारे 10 साल के बाद और क्या प्रोफेशन और क्या नया मालूम नहीं है। वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सो व्हाट यू नीड टू नो इज टू मेक योरसेल्फ ऑब्सोलीट एंड रीजुविनेट। आप खुद को रीइन्वेंट करो, आपको रिनोवेट करो खुद को ही आप you make yourself die and give a rebirth to yourself, and that's what the life is all about. और मैं ये मानता हूँ कि ये हर एक को, इंसान को ध्यान में रखना चाहिए कि वो ज़माना गया, अब ग्लोबल कंपटीशन का ज़माना है। आप मेरा जो कंपटीशन है वो अगर आप मेरे क्लास में पढ़ती हैं तो आपके साथ मेरा कंपटीशन है ही नहीं। हम दोनों का कंपटीशन क्लास के तीसरे बच्चे के साथ नहीं है, हमारे स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ नहीं है, हमारे गांव का दूसरे गांव के साथ नहीं है, हमारे इस व्यवस्था का दूसरी देश की व्यवस्था से। अगर आप नहीं कर पाओ तो चाइना करेगी, चाइना नहीं किया तो थाईलैंड करेगा, थाईलैंड नहीं किया तो बांग्लादेश करेगा। तो वी हैव टू डू इट फर्स्ट टाइम, राइट टाइम, दैट्स इट। देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर आपको ग्लोबल प्रोडक्ट चाहिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड चाहिए, ग्लोबल सैलरी चाहिए, तो ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को भी हमको लेना होगा। आवर एजुकेशन सिस्टम विल हैव टू बी एट पार विद हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड, बिकॉज यू आर गोइंग टू कॉम्पीट विद देम। मैं फिनलैंड का एक एजुकेशन का उदाहरण आपको देता हूँ। 5वीं क्लास के बच्चे को क्या पढ़ाई दी होगी, क्या एक्सरसाइज दिया होगा? उनको पर्यावरण सिखा रहे थे। तो स्कूल में क्या दिया था कि आप अपने आजू बाजू के घर के 20 घरों में जाना है, और कितने टाइप के क्लीनर्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि समझो अपन फ्लोर क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर है, फिर कांच क्लीन करने के लिए कॉलिंग जैसे होता है ना, वो क्लीनर है, कार क्लीनर है। ऐसे सारे क्लीनर्स हैं। वो क्लीनर का लेबल पढ़ो, और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, वो इंग्रेडिएंट में हार्मफुल क्या क्या है, ये स्टडी करो, और उसके ऊपर नोट बना के उनको दे दो, और बोलो कि ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हो ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है, और उसके लिए पर्यावरण पूरक क्या है, उनकी जानकारी उनको दे दो। 5वीं के बच्चे कर रहे थे। इमेजिन द प्रैक्टिकल नॉलेज, इमेजिन द यूज। और हमारे यहाँ इस टाइप का एजुकेशन का आना बड़ा ज़रूरी है, और ये बहुत अच्छी बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सब प्रावधान हुए हैं। तो वो जो बच्चे बाहर आएंगे, वो बच्चे इससे तब के आएंगे। तो वी हैव टू मेक सिलेबस आल्सो ऑब्सोलीट। जो हम पढ़ रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को, पढ़ाने के तरीकों को, क्या पढ़ा रहे हैं, कंटेंट को भी हर 3, 4, 5 साल बाद हमको एक्सपायर करना पड़ेगा। 14-15 साल का लड़का अगर बीमार पड़ता है तो क्या करती है मैडम आप उसको दवाई के लिए डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर दवाई लिख के देता है, आप मेडिसिन शॉप में जाती हो तो उसकी कीमत नहीं देखते हैं, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट देखते हो कि ये एक्सपायर्ड है मेडिसिन के नहीं है। एक्सपायर्ड तो हार्मफुल होता है। फिर वही बच्चा 14-15 साल का, 17-18 साल का, जब किसी MBA के लिए, इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज में जाता है, तो वो सिलेबस हार्मफुल है कि नहीं है, ये कौन तय करेगा? अगर एक्सपायर्ड मेडिसिन हार्मफुल है
तो एक्सपायर्ड सिलेबस हार्मफुल क्यों नहीं है? जी। वो पढ़ाने का तरीका भी बदलना चाहिए, और वो मैं मानता हूँ आज की तारीख में सबसे बड़ी जरूरत है। सर, अपना इंडिया एजुकेशन में तो बहुत अच्छा है और अभी बहुत अच्छा कर रहा है बिकॉज हम बेसिक फिलोसफी पे काम कर रहे हैं। एक हमारा जनरेशन था जब एक जो बोल रहे हैं बूमर्स बोलते हैं आजकल के बच्चे हम लोगों को, जो एक कंफ्यूजन स्टेट ऑफ इसमें था जहाँ पे ब्लैंक था, कुछ टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं था, टीचर्स भी नए थे, लर्नर्स भी फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स थे, तो थोड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन आज टीचिंग एंड लर्निंग, या मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक लड़का था 14-15 साल का, छोटा सा गांव था। वो गांव के चौराहे पे गया और बोला, मैंने मेरे कुत्ते को गाना सिखाया है। आई हैव टॉट माई डॉग हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। सब लोग उसको देखने लगे, तो उसको पता चला अपने को टीआरपी मिल गया। वो अगले चौराहे पे जाता है, जोर से चिल्लाता है, आई हैव टॉट माई डॉग हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। तो फिर पूछा किसी ने, अरे रुका यार, बच्चा किधर है, वो किधर है, कुत्ता किधर है? तो बोले कल सुबह 10 बजे मेरे घर में आ जाओ, हमको दिखाते। तो गांव छोटा था, बात फैल गई, और दूसरे दिन सारे गरीब अमीर सब जाति पंथ के लोग सज धज के, ये तो जग का दुनिया का 8वां आश्चर्य है, देखने के लिए आए। और छोटा एक पोमेरियन व्हाइट डॉग लेके वो बाहर आया, और सब लोग अब देखने लगे, पॉपिंग देयर आईज एंड फनलिंग देयर ईयर्स, कि अभी ये कुत्ता गाएगा। और उसने ऑर्डर दिया, टॉमी सिंग अ सॉन्ग, और कुत्ते ने मुंह खोला, और सब लोग देख रहे हैं, और कुत्ता भौंकने लगा। तो लोगों ने उसको बोला, अरे तुमने तो कहा था यू हैव टॉट योर डॉग हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। ही सेड आई हैव सेड आई टॉट, आई नेवर सेड ही लर्न्ड। अच्छा, यही होता है आजकल के एजुकेशन। इट इज टॉट इन द क्लास बट नॉट अंडरस्टूड। अच्छा, इट इज नॉट फेल्ट। So when you do it with your own hands, when you pinch it with your own hands, तब पता चलता है कि यह क्या होता है। मार्केटिंग अगर सिखानी है ना, सेल्स सिखाना है, तो एक प्रोडक्ट दे दो और बोलो जाके मार्केट में बेच के आ जाओ। फिर आटे दाल का भाव मालूम होता है कि कितना डिफिकल्ट है। एक चीज बेचने के लिए 10 दरवाजे पे जाओ, और मुंह पे जब दरवाजा बंद होता है इंसर्ट होके, तब पता चलता है कि खुद के कूल को कैसे रखना है। मैं एक कंपनी में काम करता रहा, अभी नाम नहीं लूंगा, 15,000 करोड़ की कंपनी थी। किसी हमारा इनॉग्रेशन करना था, तो चेयरमैन को बुलाया था। तो चेयरमैन के पीए ने बोला, नहीं वो दिन कस्टमर डे है। मैं बोला कस्टमर डे? तो बोला महीने का एक दिन किसी भी एक सेल्समैन के साथ चेयरमैन एक आम सेल्समैन की तरह घर घर और दुकाने दुकाने जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। इमेजिन 15,000 करोड़ का मालिक एक ऑर्डिनरी सेल्समैन की तरह शायद केरला में जाएगा या जम्मू कश्मीर में जाएगा, और एक ऑर्डिनरी सेल्समैन की तरह बैग लेके उठा के बात करेगा कि आप मेरा प्रोडक्ट क्यों लेते हो, आप मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं लेते। इसे मेहनत कहते हैं मैडम। और ये लर्निंग जो आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है ना, ये सबसे बड़ी जरूरी होती है, और यही आज की नीड है एजुकेशन की। Sir, it was great talking to you. Thank you. Thank you so much for the day you joined us with us, and we had great understanding of political marketing. Thank you. And overall learning experience. Thank you. You have been a wonderful interviewer, and it's my pleasure to talk to you. My pleasure. Thank even. Bye. Thank you.